हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। आज की इस कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की यह कक्षा जो है कक्षा छठी से संबंधित है। इसके जो पाठ नंबर 3 है, पहली बूंद कविता जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसकी जो एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखी है, जिसने देख ली है, जिसने उसको कविता को समझ लिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसने नहीं देखी है तो आप जो है कक्षा छठी की मल्हार की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि वहाँ से जब पढ़ के आप आएंगे इस वीडियो में तो आपको इस कविता के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर अच्छी तरह से समझ आ जाएं। और यदि जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है या फिर चैनल पर पहली बार आया है तो वह चैनल को सब्सक्राइब करे, घंटी का बटन दबाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करे, ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके, इस कक्षा का फ़ायदा मिल सके। चलिए तो बिना देरी किए आज हम पहली बूंद कविता के शब्दार्थ और इसके प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ पढ़ते हैं कविता में से। शब्दार्थ, पहला शब्दार्थ क्या दिया गया है कविता में? एक शब्द आया था पावस। पावस एक शब्द था, उसका अर्थ होता है वर्षा ऋतु। दूसरा जो शब्द है प्रथम दिवस। प्रथम का मतलब होता है पहला, दिवस का मतलब होता है दिन, तो दोनों का अर्थ हो जाएगा पहला दिन। तीसरा जो शब्द है धरा। धरा का अर्थ होता है धरती। धरा का क्या अर्थ होता है? धरती। एक शब्द आधा, चौथा नंबर का जो शब्द है वो है सूखे अधर। अब देखो, सूखे का मतलब होता है ड्राई, अधर का मतलब होता है हॉट। तो यहाँ पर धरती के संबंध में हम ड्राई जो है सूखे होठ नहीं कहेंगे। यहाँ पर जो कविता में जो शब्द का अर्थ निकल रहा है वो है प्यासे होठ। सूखे का मतलब यहाँ पर सूखे का संबंध प्यासे से है कविता में, तो यहाँ पर हो जाएगा सूखे का मतलब प्यासे, अधर का मतलब होता है होठ, तो प्यासे होठ। पांचवा जो शब्द है वो है नव जीवन। नव का मतलब होता है नया और जीवन का मतलब जीवन, तो शब्द का अर्थ हो जाएगा नया जीवन। आगे है वसुंधरा। वसुंधरा का अर्थ होता है धरती। धरती, ऊपर धरा भी आया है, धरणी, ठीक है, पृथ्वी, भूमि, ये सब जो है धरती के ही पर्यायवाची शब्द हैं। हरी दूब। हरी दूब का मतलब होता है, हरी का मतलब हरी और घास का मतलब होता है, दूब का मतलब होता है घास। कच्ची कच्ची बिल्कुल हरी हरी छोटी छोटी जो घास होती है उसी को ही दूब कहते हैं। पुलकी। पुलकी मुस्काई एक शब्द आया था, तो वहाँ पर पुलकी का मतलब होता है खुश हुई। स्वर्णिम पर। स्वर्णिम पर का मतलब होता है, स्वर्णिम का मतलब होता है सुनहरे, पर का मतलब होता है पंख, तो इसका दोनों का अर्थ हो गया सुनहरे पंख। आगे शब्द है अंबर। अंबर का अर्थ होता है आसमान। अंबर का क्या अर्थ होता है? आसमान होता है। जलधर। जलधर का मतलब होता है बादल। आप सभी जानते भी होंगे कि बादल को हम जलधर के नाम से भी जानते हैं। अश्रु। अश्रु एक शब्द आया था जिसका अर्थ होता है आंसू। यहाँ पर चंद्र बिंदु आएगा तो यहाँ हम लिख देंगे अश्रु का अर्थ आंसू। आगे है तरुणाई। तरुणाई का मतलब होता है युवा अवस्था, जिसको आप अंग्रेजी में समझेंगे तो बन जाएगा यंग एज। यंग एज, यंग एज, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यंग एज, युवा अवस्था, तरुणाई का अर्थ हो जाएगा। करुणा विगलित। करुणा विगलित का अर्थ होता है, करुणा का मतलब करुणा से और विगलित का मतलब होता है पिघल कर। करुणा से पिघल कर, इस पूरे जो दो शब्द है इनका अर्थ हो जाएगा करुणा से पिघल कर। यहाँ है सस्य श्यामला। सस्य का मतलब होता है, सस्य जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, सस्य का मतलब होता है फसल, ठीक है। श्यामला का अर्थ यहाँ पर होता है हरी भरी। हरी भरी, तो दोनों शब्दों का अर्थ हो जाएगा फसल की तरह हरी भरी। सस्य श्यामला का अर्थ क्या हो जाएगा? फसल की तरह हरी भरी। तो ये कुछ शब्द थे जो हमने इनका अर्थ जानने का प्रयास किया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। तो चलिए अब हम आ गए हैं इसके प्रश्नोत्तर की तरफ। तो पाठ से ही संबंधित, कविता से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, इनको हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो एक मिनट रुकिए, यहाँ पर हम इसको सेट कर लेते हैं। चलिए, ये हो गया है सेट। मेरी समझ में, इसमें अब की बार किताब में एक अच्छी बात यह है कि हर बार 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न ऐसे आते हैं कि जिसमें आपको अपनी समझ से उत्तर देना है।
और वो ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। चलिए इनको भी पढ़ के देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए, स्टार बनाना है। पहला प्रश्न है, कविता में नव जीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये बताना है कि कविता में जो शब्द है, वाक्य है, नव जीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो हमें पता ही है, नव जीवन की ले अंगड़ाई अंकुर के लिए। अंकुर मतलब जो धरती के अंदर छोटे छोटे बीज पड़े होते हैं, उन्हीं जो वो फूटते हैं, तो उन्हीं के लिए जो है प्रयोग किया गया। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर में काली पुतली है। काली पुतली कौन, जलधर मतलब बादल, तो यहाँ पर बादल के लिए प्रयोग किया गया। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने उत्तर क्यों चुने। क्योंकि जलधर मैंने इसलिए चुना, क्योंकि बादल मैंने इसलिए चुना क्योंकि जलधर को ही जो है बादल के नाम से भी जाना जाता है। जलधर जो शब्द है वो बादल का ही एक पर्यायवाची समानार्थी शब्द है। आगे बढ़ते हैं, मिलान करें, मिलकर करें मिलान। कविता की कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं। इन पंक्तियों में कुछ शब्द रेखांकित हैं, कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया गया है। दाहिनी और रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं, इनका मिलान कीजिए। तो क्या दिया गया है, यहाँ कुछ कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं, पंक्तियों का कुछ भावार्थ दिया गया है। भावार्थ मतलब कि जो पर्टिकुलर जो वर्ड हैं जिनको अंडरलाइन किया गया है उनका अर्थ दिया गया है, तो उनके साथ मैच करना है, मिलाना है। चार यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई हैं, कविता की चार छोटी छोटी पंक्तियाँ दी हैं, उनमें से हमने मिलान करना है। पहली जो पंक्ति है, आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। तो उड़ता सागर, उड़ता सागर किसके लिए प्रयोग किया गया ये बताना है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं धरती, बादल धरती की तरुणाई, ठीक है, तो इसके बारे में बताना है। नीले नयनों सा यह अंबर, नीले नयनों सा, ठीक है, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, ये चौथी पंक्ति है। पांचवी पंक्ति है, रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई। तो इन शब्दों में रोमावली सी, रोमावली सी को जो शब्दों का प्रयोग है किसके लिए किया गया है, हरी दूब के लिए किया गया है। नीले नयन किसके हैं, नीले नयन आकाश के हैं, तो इसके साथ हम मैच कर देंगे। और बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, तो कौन है वो, इनको आप दोनों को मैच कर देंगे। यहाँ पर नगाड़े बजा रहे हैं, कैसे बजा रहे हैं, मेघ जो है गड़गड़ाहट करके, गर्जना से। और उड़ता सागर, उड़ता सागर कौन है, बादल है। तो इस तरीके से आप सभी अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें मिलाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, पंक्तियों पर चर्चा करनी है, अपने दोस्तों के साथ मिलके इनका अर्थ बताना है। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में समूह में साझा कीजिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इनका अर्थ बताना है, क्या अर्थ होगा आपके नज़रिए से, और अपने दोस्तों के साथ चर्चा करनी है और इनका अर्थ अपनी कविता का जो ये कॉपी में लिखना है। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं धरती की तरुणाई। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि इन पंक्तियों में जो बादल है वो आसमान में बिजलियों के समान जो है, बिजली के सुनहरे, बिजली के जो सुनहरे पंख है लगाकर उड़ रहे हैं। और जो है बादल जो है अपनी गर्जना से, अपनी गड़गड़ाहट से जो है धरती की जो है युवा अवस्था को जगा रहे हैं, ठीक है, तो ये इसका सही अर्थ हो जाएगा। अगली पंक्ति है, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। इसका अर्थ है, इन पंक्तियों का अर्थ है कि नीली आंखों के समान ये जो आसमान है और काली पुतली, जो आंख की हमारे बीच का जो हिस्सा होता है काली पुतली, तो उसके समान ये जलधर बादल जो है धरती की दुख भरी कहानी सुनकर, दुख को जानकर, दुख भरी कहानी को जानकर जो है करुणा से पिघल कर जो है आंसू रूपी बूंद टपकाते हैं। और जो है धरती, जो वो बूंद धरती पर आती है तो उससे धरती की प्यास बुझ जाती है। इस प्रकार जो है इन कविता की पंक्तियों में बताया गया, भाव बताया गया है। तो आपने लिखना है कि नीले जो है, नीले आँखों के समान यह आसमान है
और जलधर बादल जो है काली पुतली के समान दिखाई दे रहे हैं। और ये बादल जो है धरती की दुख को, पीड़ा को जो है देख कर, ठीक है, महसूस कर, करुणा के भाव में पिघल कर, ठीक है, आंसू रूपी बूंद जो है बहाते हैं और इन्हीं बूंदों को पाकर जो है धरती की प्यास बुझती है। तो ये सब आप लिख सकते हैं। सोच विचार के लिए अब हमें सोच विचार करना है। कविता को एक बार फिर से पढ़िए। कविता को आपने फिर से पढ़ना है और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी नोटबुक में लिखना है। चलिए क्या लिखना है देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कविता की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है। हर्ष का मतलब होता है खुशी। हर्ष का मतलब क्या होता है? खुशी। कि भाई ये क्वेश्चन में ये डिमांड है कि बारिश जब होती है उसकी जब पहली बूंद आती है तो उससे धरती कैसे खुशी महसूस करती है। कैसे खुशी महसूस करती है? कविता की पहली लाइनों में बताया गया है कि जो है जब बारिश होती है तो धरती पर पड़े हुए बीज जो है उनमें से अंकुर फूट पड़ता है, और जब अंकुर फूट पड़ता है तो चारों तरफ हरियाली फैल जाती है और इस प्रकार धरती अपनी खुशी प्रकट करती है। यदि आपको अपनी कॉपी में लिखना है आंसर तो हम लिखेंगे, बारिश की पहली बूंद से धरती में दबे बीज जो है अंकुरित होकर बाहर आते हैं, जिससे चारों तरफ हरियाली फैल जाती है। इस प्रकार धरती की खुशी प्रकट होती है। दूसरा प्रश्न है, कविता में आकाश और बादलों को किसके समान बताया गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे, कविता में आकाश को नीले नयनों के समान और बादलों को काली पुतली के समान बताया गया। ये इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। कविता की रचना। कविता की रचना में क्या लिखा है? आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। स्वर्णिम पर मतलब सुनहरे पंख। कविता की इस पंक्ति का सामान्य अर्थ देखें तो समुद्र का आकाश में उड़ना असंभव है। यहाँ लिखा ही है आसमान में उड़ता सागर। अब आप मुझे बताएं बच्चों, क्या आपने कभी वास्तविकता के हिसाब से बताना है, क्या आपने कभी वास्तव में आसमान में सागर को उड़ते हुए दिया है कभी? इसका उत्तर आप सभी देंगे नहीं, आसमान में कभी भी सागर नहीं उड़ता है। और फिर दूसरी कंडीशन क्या है? स्वर्णिम पर लगा के, बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर उड़ रहा है। तो दोनों बातें असंभव प्रतीत होती हैं यहाँ पर। लेकिन कवि है ना, ये क्यों करता है ऐसा काम? अब कवि ने क्या किया, जो बादल की जो सागर की जो कल्पना है, ठीक है, वो मनुष्य से की है, ठीक है। ये सब इसलिए किया जाता है कविता में बच्चों की, ताकि कविता की सुंदरता बढ़े। ऐसा करना जो है अलंकार, जो एक टॉपिक होता है व्याकरण में, उसके अंतर्गत किया जाता है। इन सब में अलंकारों का प्रयोग होता है। जैसे इन पंक्तियों में जो ये पहली पंक्ति है, यहाँ पर जो है मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ये सब इसलिए किया जाता है ताकि कविता की सुंदरता बढ़े, सुनने वाले को मज़ा आए, ठीक है। कल्पना इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो सुनने वाला श्रोता होता है वो भी हैरान हो जाता है। लेकिन जब हम इस पंक्ति का भावार्थ समझते हैं तो अर्थ इस प्रकार निकलता है कि समुद्र का जल बिजली के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है। ऐसे प्रयोग न केवल कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं, मैं अभी वही बता रहा था आप लोगों को कि कवि ऐसा क्यों करता है, ताकि कविता की सुंदरता बढ़े। अब सुंदरता कैसे बढ़ेगी? सुंदरता कविता की इस प्रकार बढ़ेगी कि कवि जब कविता गाएगा या सुनाएगा तो सुनने वाला हैरान हो जाएगा उसकी कविता को सुनकर, और उसको रोचक भी लगेगी। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, आसमान को पंख लगा दिए, सोने के पंख लगा दिए और आसमान उड़ रहा है, यह असंभव है। लेकिन कवि ने अपनी कल्पना से ये सब कार्य सिद्ध कर दिया और इससे कविता की रौनक बढ़ गई। आनंददायक भी बनाते हैं ऐसा काम करने से। इसी कविता में ऐसे दृश्यों को पहचाने और उन पर चर्चा करें। ऐसा ही एक जो स्टैंजा है कविता में, वो इस प्रकार से है कि वसुंधरा सी रोमावली सी, वसुंधरा की रोमावली सी, हरी दूब पुल की मुस्काई। अब आपने कभी ऐसा देखा है कि हरी दूब कभी मुस्काती हुई देखी है? नहीं। लेकिन कवि ने क्या किया, कवि ने हरी दूब को भी खुश जो है या फिर मुस्काते हुए दिखाया है कविता में। ऐसे ही एक और स्टैंजा दिया गया है, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। अब धरती कभी ललचाती नहीं है, लेकिन कवि ने क्या किया, कवि ने इन पंक्तियों में जो है जैसे मानव के जो भाव हैं, इंसानों के जो भाव है, गुण, ललचाना, मुस्काना, खुश होना, तो
पक्षियों का उड़ना। तो ये सब भाव जो है कविता में कवि ने जगह जगह पर बिखेर दिए। जिस तरीके से अभी दो उदाहरण मैंने दिए, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। अब धरती ललचाती नहीं है, लेकिन कवि ने धरती को ललचाते हुए, जैसे इंसान ललचाता है, मनुष्य ललचाता है, वैसे ही धरती को भी ललचाते हुए दिखाया है। तो ये दोनों उदाहरण यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं। आप भी ऐसे ही कोई उदाहरण कविता में से देखकर लिखेंगे। आगे है शब्द अनेक अर्थ, शब्द एक अर्थ अनेक। अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। कविता की इस पंक्ति में फूटने का अर्थ होता है पौधे का अंकुरण है। फूटने का अर्थ यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो बीज था वो धरती से निकलकर पौधा बन के बाहर आ रहा है, पौधा अंकुरित हो रहा है। छोटा सा बिल्कुल, जब बीज धरती से बिल्कुल थोड़ा सा बाहर निकलते हैं उसको पौधे का अंकुरण बोलते हैं। फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है। जैसे फूट को हम दो तरीके से प्रयोग करते हैं। फूट डालना, फूट डालना का मतलब होता है आपस में किन्हीं दो लोगों को की लड़ाई करवा देना। और फूट पड़ना, दो लोगों के बीच में जो है झगड़ा बढ़ जाना, ये दोनों का अर्थ है। अब फूट शब्द का प्रयोग ऐसे वाक्यों में कीजिए जहां इसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हो। अब फूट का ही हमने अलग अलग तरीके से प्रयोग करना है। कैसे? अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों ने भारतीयों को क्या किया था, लोगों में फूट डाली और जो है सब लोगों पर राज किया कि एक को दूसरे से लड़वाया, दूसरे को पहले से लड़वाया, और जो जब दोनों लड़ गए, हार गए, थक गए, फिर दोनों को अंग्रेजों ने जो है अपने अधीन कर लिया था। ऐसे ही शब्द का प्रयोग, फूट शब्द का प्रयोग करने हमने भी वाक्य बनाने हैं। जैसे मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, जैसे फूट डालने से झगड़ा बढ़ता है। एक वाक्य मैंने ये लिख दिया है कि फूट डालने से झगड़ा बढ़ता है। दूसरा एक मैं वाक्य लिख रहा हूँ, जब एक दोस्त दूसरे दोस्त को भला बुरा कहता है तो फूट डालने का काम होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम आपस में एक दूसरे को कुछ बुरे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं तो एक दूसरे के बीच में फूट डल जाती है। आपस में फूट पड़ने से दोस्ती में दरार आ जाती है। एक ये नया वाक्य बन गया है। तो इसी तरीके से जैसे मैंने 3 वाक्य बनाए हैं, आप भी नए नए वाक्य बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नीले नैनों सा यह अंबर काली पुतली से ये जलधर। कविता में इस पंक्ति में जलधर शब्द आया है जो कि 2 शब्दों से बना है। एक है जल और एक है धर, और जिसका अर्थ होता है बादल। बादल या फिर हम समुद्र के लिए भी प्रयोग करते हैं। चलिए, हमने समुद्र के लिए प्रयोग कर लिया है। अब हमने क्या करना है, वाक्य के संदर्भ या प्रयोग से हम जान सकेंगे कि जलधर का अर्थ समुद्र है या बादल। अब हमने क्या करना है, कोई ऐसा 1-2 वाक्य बनाना है, ठीक है, जिनसे हमें पता चले कि जलधर बादल के लिए प्रयोग हुआ है या फिर जो है समुद्र के लिए। शब्दकोश या इंटरनेट की सहायता से धर से मिलकर बने कुछ शब्दों के अर्थ ढूंढ कर लिखिए। जैसे धर जोड़ेंगे, जैसे जलधर है, ऐसे ही यदि हम जल का पर्यायवाची होता है नीर, नीर में धर जोड़ देंगे तो बन जाएगा नीरधर, वारीधर, पयोधर, ठीक है, अम्बुधर। ये सब भी हम धर शब्द जो शब्दांश है वो लगाकर हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शब्द पहेली, यहाँ पर एक पहेली दी गई है। दिए गए शब्द जाल में प्रश्नों के उत्तर खोजिए। क्या क्या प्रश्न है, चलिए पहला पढ़ते हैं। एक प्रकार का वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र का मतलब होता है म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम वाद्य यंत्र कहते हैं। अब एक प्रकार का वाद्य यंत्र क्या है, ये दिया गया है नगाड़ा, तो यहाँ पर हम नगाड़ा लिख देंगे। आगे क्या दिया गया है, आँख के लिए एक अन्य शब्द। आँख के लिए जो हम एक अन्य शब्द यूज करते हैं वो क्या है, नयन। नयन, नेत्र, आँख, चक्षु, लोचन, बहुत सारे शब्द है, लेकिन जो कविता में आया है हम वही लिखेंगे, नयन। जल को धारण करने वाला क्या बन जाएगा, जलधर, तो ये हम लिख देंगे यहाँ नीचे, जलधर। अभी आगे एक प्रकार की घास। घास है तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, दूब, तो हम दूब लिख देंगे। और आंसू का समानार्थी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अश्रु, तो यहाँ पर हम इसी के सामने अश्रु लिख देंगे। आसमान का समानार्थी शब्द, तो ये हो जाएगा, आसमान का समानार्थी शब्द हो जाएगा अंबर।
अंबर को हम लिख देंगे यहाँ पर, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं अंबर, ये हो गया अंबर। तो यहाँ पर हम अंबर लिख देंगे। सभी आप भी अपनी बुक में इनको अच्छे से भरेंगे, सुंदर सुंदर लिखेंगे। आपकी राइटिंग जो है आपके लिए एक गहना है। यदि आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपकी कॉपी या आपकी टेक्स्ट बुक को देखकर आपका अनुमान लगाया जा सकता है कि आप किस तरीके से पढ़ते हैं, कैसे बच्चे आप पढ़ने में। तो आप अच्छी राइटिंग लिखिए सभी बच्चे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बने रहिए वीडियो में मेरे साथ साथ। आपकी बात, अब आपकी बात आ गई है। अभी तक मैं बातें कर रहा था, अब आपने अनुमान लगा के उत्तर देना है। बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होता है। बारिश आने पर आपको कैसा लगता है, बताइए, आपने बताना है। मैं अब यदि बारिश की बात करूं तो मुझे बारिश को जब होती है तो बारिश आने पर मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है। मैं एक मज़े की बात और बताना चाहूँगा। जब बारिश आती है मैं तो खूब मज़े से नहाता हूँ, छत पे जाके, और जो है खूब अच्छे से नहाता हूँ। अपने दोस्तों के साथ भी बारिश में घूमने जाता हूँ, साइकिल चलाता हूँ, तो बड़ा आनंद लेता हूँ। ये मेरा अनुभव है। आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों, बताइए। अब बात करते हैं ऋतु कौन सी। प्रिय का मतलब होता है पसंद है। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि जैसे बारिश जो है मुझे लगता है हर बच्चे को पसंद है, तो मुझे भी बारिश वाली जो मौसम है वो पसंद है। वर्षा ऋतु मुझे बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? वर्षा ऋतु में मैं खूब जो है नहाता हूँ। बारिश वाले दिन मेरे घर में चाय के साथ पकौड़े बनते हैं, चारों तरफ धरती हरी भरी दिखती है। वर्षा ऋतु में मोर नाचते हैं। बारिश में कागज़ की नाव बनाकर चलाता हूँ, इसलिए मुझे ये सब काम करता हूँ, इसीलिए मुझे वर्षा ऋतु सबसे अधिक प्रिय है। चलिए यहाँ तक का आप अपना अनुभव लिखेंगे। आपको कौन सी ऋतु अच्छी लगती है, गर्मी, सर्दी, पतझड़ या फिर वर्षा ऋतु? आप अपने बारे में आप खुद से अपनी नोटबुक में उत्तर लिखेंगे और उसकी अच्छाई भी बतानी है कि क्यों अच्छी लगती है, कुछ तो कारण होगा, वो सब भी आप लिखेंगे। समाचार माध्यमों से, प्रत्येक मौसम समाचार के विभिन्न माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट या सोशल मीडिया के प्रमुख समाचारों में रहती है। संवाददाता कभी बाढ़ तो कभी सूखे या कभी भीषण ठंड के समाचार देते दिखाई देते हैं। भीषण मतलब भयंकर। आप लोगों ने देखा होगा कभी न्यूज़पेपर में या फिर टीवी पर या फिर सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर जो है जो रिपोर्टर होते हैं जो मौसम की जानकारी देते हैं, वो कभी बाढ़ की बात बताते हैं, कभी कहीं सूखा पड़ता है तो कहीं भयंकर ठंड पड़ती है, तो उसकी जानकारी देते हैं। आप भी जो है क्या करेंगे, संवाददाता बन सकते हैं और जो है समाचार पत्र में अपनी कोई भी न्यूज़ दे सकते हैं। इसके अलावा आप क्लास में भी कर सकते हैं। आप क्लास में संवाददाता बन सकते हैं और कोई भी जैसे मौसम से संबंधित जानकारी आप दे सकते हैं। जैसे अत्यधिक गर्मी की, सर्दी की, बारिश में जो स्थिति आपने देखी उसका आंखों देखा हाल आप अपनी कक्षा में अपने दोस्तों को सुनाएंगे। अब है सृजन। सृजन का मतलब होता है क्रिएटिव, क्रिएटिव वर्क करना। अब हमें क्रिएटिव वर्क क्या करना है, ये पौधा दिया गया है। सृजन का मतलब होता है कि कुछ नया बनाना, पहले जैसा है वही नहीं बनाना, उसी में जोड़ तोड़ करके नहीं, आपने कुछ अपना क्रिएटिव करना है, वो बताना है। तो यहाँ पर नाम देना भी सृजन है। आप किसी को ऐसा नाम दे रहे हैं जो पहले इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो उसको हम सृजन कहेंगे। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और उसे भी एक नाम दीजिए। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आसपास में ढेर सारी रेतीली जगह है और आपको पता ही है कि रेतीली जगह में मुख्य तौर पर कैक्टस नाम का पौधा पाया जाता है। और तो हम इसको भी नाम दे सकते हैं। ऊपर फूल लगे हुए हैं सफ़ेद, तो हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि यह सफ़ेद फूल वाला कैक्टस है। तो हम यहाँ लिख देंगे सफ़ेद फूल वाला कैक्टस। आगे बढ़ते हैं। इन्हें भी जाने, चलो इनको भी जानते हैं। इस कविता में नगाड़े की ध्वनि का उल्लेख हुआ है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। जिस प्रकार से जो है नगाड़ा बजाया जाता है, उसी तरीके से बादल भी अपनी गर्जना से धरती की युवा अवस्था को जगा रहे हैं। अब नगाड़ा क्या है? नगाड़ा भारत का एक पारंपरिक जो ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। कुछ वाद्य यंत्रों को उन पर चोट कर बजाया जाता है। जैसे चोट कर बजाया जाता है मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट है उस पर हम जो है कुछ छोटी सी स्टिक से
जो है वार करते हैं और वो फिर उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे ढोलक, नगाड़ा, डमरू, डफली। नगाड़ा प्राय लोक उत्सवों के अवसर पर बजाया जाता है। लोक उत्सव मतलब जो लोगों के बीच में जो त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, दिवाली या फिर वसंत में कोई त्यौहार मनाया जाता है, तीज त्यौहार पर इस तरीके से कोई त्यौहार मनाए जाते हैं तो तब नगाड़ा बजाया जाता है। विशेषकर शादी समारोह पर भी बजाया जाता है। होली जैसे लोक पर्व के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में नगाड़े का प्रयोग किया जाता है। नगाड़े को जोड़े में भी बजाया जाता है, जिसमें एक की ध्वनि पतली और दूसरे की मोटी होती है। तो जो है नगाड़े दो तरीके के, एक बड़ा नगाड़ा होता है उसमें मोटी आवाज़ होती है और दूसरे की पतली होती है। तो इस तरीके से हम देख पाएंगे कि हमारे देश में कई तरीके के इंस्ट्रूमेंट हैं जो मतलब चोट कर बजाए जाते हैं, उनके ऊपर वार किया जाता है। खोजबीन, आपको यहाँ उत्सवों में कौन कौन से यंत्र बजाए जाते हैं? आपके यहाँ पर जो आप जो के मोहल्ले में, गली में, शहर में कोई उत्सव है, त्यौहार है, शादी समारोह है, वहाँ कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उनका उल्लेख करना है, उनकी जानकारी एकत्रित करें। जैसे शादी समारोह होती है, शादी समारोह में ढोल बजाया जाता है, शहनाई बजाई जाती है, ठीक है। तो और भी कई तरीके के जो है इंस्ट्रूमेंट आजकल बजाए जाते हैं। जागरण होता है, जागरण में कैसियो बजाई जाती है, हारमोनी बजाई जाती है, हारमोनी बजती है और जो है और भी जो है कांगो भी बजाते हैं। तो कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उनका नाम लिखना है। आइए इंद्रधनुष बनाएं। आपको क्या करना है, आपने देखा ही है, जब बारिश होती है, बारिश के बाद में आकाश में कुछ अलग ही एक नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, उसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। आप भी अपनी जो किताब है इसमें एक प्यारा सा इंद्रधनुष बनाएंगे, अलग अलग लाइन खींचकर आप 7 रंगों का एक इंद्रधनुष बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और एक और खींच देते हैं और आप इसमें रंग भरेंगे अपनी किताब में। आप अपनी नोटबुक में भी बना सकते हैं। अब क्या है झरोखे से। झरोखे से में क्या लिखा है, बूंद से ही संबंधित 4 पंक्तियां दी गई है, इनको भी पढ़ लेते हैं। एक बूंद, ज्यों निकलकर बादलों की गोद से, थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही मन में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं बढ़ी। तो ये 4 लाइनें अच्छी लाइनें लिखी हैं। कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो ये थी हमारी एक बूंद से संबंधित कुछ पंक्तियाँ। इनमें भी बूंद के बारे में बताया गया है कि बूंद जो है बादलों की गोद से निकलकर धरती की तरफ बढ़ती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसके प्रश्न उत्तर और जो छोटी छोटी से व्याकरण के जो भाग दिए गए हैं आप लोगों को समझ आ गए होंगे, और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी रहेगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और धन्यवाद।